नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नींद से जागे मोहन प्यारे, वो क्या कहते हैं, जब आंख खुले तो सवेरा समझो मंगू। अब एक साल बाद ही सही, कम से कम महाराष्ट्र में कांग्रेस नींद से जाग तो गई है, आंखें खुल तो गई है। गठबंधन की सत्ता के नाम पर उनके साथ हो रहे छलावे पर कुछ नेताओं ने रिएक्ट तो किया। चलिए देर से ही सही, पर उन्हें हकीकत तो दिखनी शुरू हो गई। पिछले एक साल से, जब से महाराष्ट्र की 3 टांग वाली सरकार वजूद में आई है, तब से जो तस्वीर हर किसी को दिख रही थी, उस पर अब जाकर मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्व बंधु राय ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने की हिम्मत तो दिखाई। अब ये हिम्मत है या हिमाकत, ये तो आला कमान ही तय करेगा। लेकिन इस पत्र में कांग्रेस की महाराष्ट्र में गिरती साख का रोना तो रोया ही गया है। साथ ही एनसीपी पर यह आरोप लगाया गया है कि वो कांग्रेस को दीमक की तरह चाटने में लगी है। महाविकास अघाड़ी की सरकार में कांग्रेस को एनसीपी और शिवसेना साथ मिलकर एक साजिश के तहत नजरअंदाज कर रहे हैं। मजेदार तो यह है कि जो हकीकत आम लोगों को भी साफ दिख रही है, उस हकीकत पर खुलकर आला कमान के सामने बात रखने में महाराष्ट्र कांग्रेस को एक साल लग गया। देखा जाए तो सोनिया गांधी की कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के बीच 36 का आंकड़ा कोई नई बात नहीं है। शरद पवार ने तो सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के मुद्दे पर ही कांग्रेस से किनारा किया था। जब 2004 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात उठी थी, तब बीजेपी की तरफ से भी काफी होहल्ला होने के बाद सोनिया गांधी पीछे हट गई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को तरजीह देकर प्रधानमंत्री बनाया गया था। वो कसक शरद पवार के मन में आज भी है। उन्हें आज भी लगता है कि हाय हुसैन, हम क्यों ना हुए। बात में दम तो है। कांग्रेस में भी शरद पवार की गिनती कद्दावर नेताओं में होती थी। अनुभव के आधार पर वो भी प्रधानमंत्री बन सकते थे। वो जो टीस शरद पवार के मन में है, उसके बारे में एनसीपी के नेता गाहे बगाहे जिक्र करते रहते हैं। अभी 12 दिसंबर को जब शरद पवार का 80वां जन्मदिन था, तब शिवसेना के मुखपत्र सामना में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का एक इंटरव्यू छपा था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि उम्र की तो बात ही नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तो विपक्ष की तरफ से शरद पवार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। जी हाँ, यही सब कुछ चल रहा है एनसीपी और शिवसेना के बीच। विपक्षी पार्टियों के बीच शरद पवार के कद को बढ़ाने की कवायद का खेल ये दोनों मिलकर खेल रहे हैं, और ये सब कुछ मराठी अस्मिता के नाम पर ही हो रहा है। दिलचस्प तो यह है कि राजनीतिक मजबूरियों के चलते भले ही कांग्रेस और एनसीपी यूपीए में साथ साथ थे, पर पुरानी दुश्मनी को कौन भूलता है। एनसीपी शिवसेना का इस्तेमाल कर रही है या फिर शिवसेना एनसीपी के साथ मिलकर अपने लिए सेकुलर लिबरल जमात में कोई नई भूमिका तलाश रही है, ये कहना तो अभी मुश्किल है। पर जिस तरह से एनसीपी के हिडन एजेंडे को हवा देने के लिए सामना का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। अब देखिए, इसी सामना में शिवसेना नेता संजय राउत, जो कि अब उद्धव ठाकरे से ज्यादा शरद पवार के नजदीकी लगते हैं, उन्होंने हाल ही में शरद पवार को यूपीए के चेयरपर्सन बनाने के शगुफे को भी जमकर हवा दी थी। उन्होंने तो सामना में लेख लिखकर बाकायदा कांग्रेस को टारगेट किया था। यही नहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को एनजीओ तक बता डाला था। उन्होंने लिखा था कि विपक्ष के नेतृत्व में मास अपील होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी एकदम किनारे पर खड़ी है। और तो और, इसी लेख में एनसीपी नेता शरद पवार की तारीफों के पुल भी बांधे गए थे। कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी से लड़ रही ममता बनर्जी अकेली पड़ गई हैं। शरद पवार ममता के संपर्क में हैं। वो ममता को समझाना चाहते हैं कि कैसे वो बीजेपी से मुकाबला करें। विपक्ष को ममता के साथ खड़ा होने के लिए एकजुट करने के मकसद से शरद पवार ही आगे आए हैं, जबकि ये काम तो कांग्रेस को करना चाहिए, क्योंकि यूपीए की चेयरपर्सन तो सोनिया गांधी हैं। लेकिन वो कहीं कोई पहल करती नहीं दिख रही है। कि तमाम बातें इस लेख में लिखी गई थी। जाहिर है, इस लेख का मकसद साफ था, कांग्रेस को कमजोर और अस्त व्यस्त बिखरी हुई पार्टी बताना और दबी जुबान में शरद पवार को यूपीए के चेयरपर्सन पद के लिए उनकी पैरवी करना। मजेदार तो यह है कि शरद पवार का नाम यूपीए चेयरपर्सन के लिए उछाले जाने के बाद एनसीपी ने इसे कोरी अफवाह करार दे दिया था। लेकिन इस अफवाह को संजय राउत ने जिस तरह से हवा दी, जिस तरह से इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और कांग्रेस को कमजोर और बिखरी हुई पार्टी बताने में जरा भी देर नहीं लगाई, उससे साफ है कि ये अफवाह और उसके बाद हुई बयानबाजी
और संजय राउत का सामना में लिखा लेख, ये पूरा प्रोपेगेंडा एक सोची समझी रणनीति के तहत ही किया गया था। अफवाह एनसीपी ने फैलाई और फिर आगे का मोर्चा संभाला शिवसेना ने। संजय राउत ने तो यहां तक फरमाया था कि अगर शरद पवार को ये जिम्मेदारी दिए जाने का आधिकारिक प्रस्ताव सामने रखा जाता है तो शिवसेना उसका समर्थन करेगी। जुम्मा जुम्मा एक साल पहले सेकुलरिज्म की टोपी पहनने वाली शिवसेना विपक्षी एकता को लेकर इतनी उत्साहित क्यों है? आखिर इस पूरी कवायद में उसका क्या नफा होने वाला है? याद है ना, 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद इस 3 टांग वाली सरकार को बनाने के लिए तो शरद पवार ही कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठकों पर बैठकें किए जा रहे थे। तब तो शिवसेना और एनसीपी दोनों कांग्रेस के तलवे चाट रहे थे। बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने के लिए साम दाम दंड भेद एक किए हुए थे। तब तो विपक्षी एकता का राग अलापा जा रहा था और अब उसी कांग्रेस को मिलकर इन दोनों पार्टियों ने महाराष्ट्र सरकार में हाशिए पर धकेल दिया है। अपने पत्र में विश्वबंधु राय ने सही तो लिखा है कि उद्धव ठाकरे सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद भी लोगों को ये पता तक नहीं है कि इस सरकार में कांग्रेस के मंत्री कितने हैं, क्या क्या नाम है उनके और कौन कौन सा मंत्रालय उनके पास है। और तो और कांग्रेस के मंत्रियों को जमीनी स्तर पर कोई बड़ा काम दिया ही नहीं जाता। बंद कमरों में सरकार के कई बड़े फैसले शिवसेना और एनसीपी अकेले ही ले लेते हैं, जिसकी कांग्रेस के मंत्रियों को खबर तक नहीं होती। जब कांग्रेस के नेता सवाल उठाते हैं तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री से जाकर मिल लो, लेकिन हकीकत में उनकी वहां सुनने वाला कोई नहीं है। देखा जाए तो हकीकत यह है कि उद्धव ठाकरे सरकार में कांग्रेस के मुकाबले एनसीपी को ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले हुए हैं और कांग्रेस के नेता इससे पहले भी इस बात पर अपना विरोध जता चुके हैं। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम भी कई बार शिवसेना को टारगेट कर चुके हैं। अभी हाल ही में जब शिवसेना के नेता प्रताप सरनाईक के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा था, तब संजय निरुपम ने पूरी शिवसेना को भ्रष्टाचारी बताया था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के संजय निरुपम एकमात्र ऐसे नेता हैं जो शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले से लेकर कंगना के दफ्तर को तोड़े जाने पर ट्वीट करके शिवसेना को गुंडा पार्टी और बाबर सेना तक कह दिया था। उस वक्त संजय राउत ने जवाब दिया था कि शिवसेना को बाबर सेना कहने वाले जान लें कि हम वही लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी। इस बयान से सेकुलर और लिबरल कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं के होश उड़ गए थे। उनका कहना था कि कल अगर यही बात शिवसेना नेता मंच से कह देंगे तो कांग्रेस क्या करेगी। यही नहीं, उसके बाद पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा की पिटाई के मामले में भी कांग्रेस के नेता शिवसेना के रवैये से बहुत परेशान हो गए थे। अंदर खाने तो ऊहापोह चलती रही, लेकिन खुलकर कोई सामने आकर नहीं बोला। कांग्रेस की दिक्कत तो यह है कि इतने साल तक महाराष्ट्र में सत्ता से दूर रहे ज्यादातर नेता अब सत्ता की मलाई चाटना चाहते हैं, जबकि पार्टी के कुछ नेता ही खुलकर शिवसेना और एनसीपी के खिलाफ बोलते हैं और बाकी सब उद्धव सरकार के समर्थन में ही डफली बजाते रहते हैं। इस बीच विधान परिषद की खाली पड़ी 12 सीटों को भरने में हो रही देरी से भी कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण उद्धव ठाकरे सरकार से नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सीटों का बंटवारा 3 पार्टियों के बीच बराबर हो, लेकिन शिवसेना और एनसीपी में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। खबर तो यह है कि शिवसेना के 5, एनसीपी 4 और कांग्रेस को 3 सीटें दिए जाने पर चर्चा हो रही है। दिलचस्प तो यह है कि इन सारे विवादों के बीच शिवसेना और एनसीपी तो एक तरफ हो गए हैं और बीएमसी के लिए साथ में चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं, पर कांग्रेस बेचारी बिल्कुल अलग थलग अकेली पड़ गई है। वैसे यही होता है जब पार्टी का आला कमान अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनता और दूर बैठा जमीनी हकीकत से अनजान अपनी मनमानी करता है। उधर संजय राउत का अंदाज तो आजकल समझ से बाहर है। वो शिवसेना और एनसीपी दोनों की तरफ से कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। उनका जब मन करता है सामना में कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुना देते हैं। कभी कमजोर पार्टी, कभी पुरानी खाट, तो कभी बिखरी हुई पार्टी करार दे देते हैं। अब तो संजय राउत ने फिर कांग्रेस पर यह कहकर हमला बोला है कि पिंजरे में बंद तोता अब आजाद होकर खुले में घूम रहा है। याद है ना, कांग्रेस की यूपीए की सरकार के वक्त 2013 में कोयला घोटाले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि जब सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह है तो वो निष्पक्ष होकर मामले की जांच कैसे कर सकती है। यहां समझने वाली बात तो यह है कि क्या शिवसेना के नेता संजय राउत ये सब बेतुकी बातें करके अपनी पार्टी की भलाई कर रहे हैं या फिर एनसीपी उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है।
बिना किसी शय के संजय राउत इतना कैसे कूद सकते हैं? बिना फायदे के संजय राउत शरद पवार के लिए इतनी बैटिंग क्यों करेंगे? और बिना नफे के कांग्रेस के पीछे हाथ धोकर भी क्यों पड़ेंगे? वैसे अपनी विचारधारा छोड़कर कोई सेकुलर पार्टी बनने के चक्कर में शिवसेना की हालत भी शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म पेन वाली ना हो जाए। वैसे कहीं कुछ तो प्रोपेगेंडा चल रहा है जो कांग्रेस को अब जाकर समझ आया भी है और नहीं भी। वैसे इतनी सारी गालियां सुनकर पता नहीं कांग्रेस कैसे उद्धव ठाकरे सरकार में बनी हुई है। मुंबई के नेता विश्व बंधु राय ने तो चिट्ठी लिख दी है, लेकिन देखना यह होगा कि इस चिट्ठी को आला कमान कितनी गंभीरता से लेता है। वैसे भी चिट्ठियां लिखने और उन्हें डस्टबिन में फेंकने का चलन कांग्रेस में नया नहीं है। कुछ नहीं होता इन चिट्ठियों का, ये सब जानते हैं। ना यकीन आए तो गुलाम नबी आज़ाद साहब से ही पूछ लीजिए, जिन्होंने कुछ महीने पहले 23 सांसदों के साथ मिलकर कांग्रेस आला कमान को एक चिट्ठी लिखने की हिमाकत की थी। उसके बाद राहुल गांधी ने कैसे उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया था। और हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के बाद वहां के कांग्रेसी नेताओं ने भी लामबंद होकर एक चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी थी। उसका क्या हश्र हुआ वो भी सबको पता है। लेकिन चलिए, उद्धव ठाकरे सरकार के चलते कांग्रेस को हो रहे नुकसान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की नींद तो टूट गई है, पर अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नींद से कब जागते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।